इस वीडियो में हम जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें पोटेंशियल स्टेप का सेकंड केस कंसीडर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने केस 1 कंसीडर किया था और उस केस में जो हमने पार्टिकल लिया था उस पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल स्टेप से ज़्यादा थी। इस केस में हम वो जो पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल स्टेप से कम कंसीडर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस 2 where the particle's energy is less than v नॉट। उसकी जो डायग्राम है वो एक बार मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये होगी y एक्सिस, x एक्सिस, ये हो गया हमारा पोटेंशियल स्टेप। ओके, और इस पोटेंशियल स्टेप का पोटेंशियल क्या है? v ऑफ x इक्वल टू v नॉट, v ऑफ x इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हो गया हमारा सेक्शन बी, सेक्शन ए। यहाँ पे v ऑफ x लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा x। और ये जो पोटेंशियल स्टेप है उसका पोटेंशियल क्या है? v नॉट। सिंस ये पार्टिकल क्या है, लेस देन v नॉट है, तो पार्टिकल कहाँ पे आएगा? इस v नॉट के नीचे आएगा। ये हो गई उस पार्टिकल की एनर्जी। तो ये हो गया एज ए क्वांटम पार्टिकल हो गया। अब एज अ वेव ये पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा? तो वेव के लिए ये हो गया हमारी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। तो जब एज अ वेव ये पार्टिकल फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी ट्रैवल करेगा, इसे ट्रैवल करेगा एंड देन जब पोटेंशियल स्टेप के साथ इंटरैक्ट करने के बाद ये इस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ये हो गया v ऑफ x और ये हो गया x। अब लास्ट वीडियो में मैंने कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स इन दोनों मेथड से ये जो केस है वो एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में भी ये जो केस है मैं पहले क्लासिकल से उसके बाद क्वांटम से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये होगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, अब ये सेक्शन ए से पार्टिकल सेक्शन बी की तरफ जा रहा है, तो सेक्शन ए में इस पार्टिकल की क्या होगी? एक पर्टिकुलर मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2mE। ठीक है, इस मोमेंटम से ये पार्टिकल टुवर्ड्स इस पोटेंशियल स्टेप की तरफ जा रहा है। जब ये पार्टिकल इस पोटेंशियल स्टेप की तरफ आ जाएगा उसके बाद इस पार्टिकल क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। दिस पार्टिकल विल बाउंस बैक इन दी अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? सेम हो जाएगा। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। अब ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। अब देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिकली हम इसमें क्या कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था ये सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या है? वेव फंक्शंस होते हैं। साई 1 होता है वेव फंक्शन ए में और साई 2 वेव फंक्शन होता है सेक्शन बी में। और ये साई 1 फंक्शन और साई 2 फंक्शन हमने कैसे निकालने थे? विद द हेल्प ऑफ स्क्वाडिगर इक्वेशन। तो वो जो पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है वो फिर से नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा d2/dx² प्लस k1² इंटू साई इक्वल टू 0, वेर जो k1² है वो क्या था? 2mE डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर। ये हो गया हमारा साई 1 फंक्शन। अब साई 2 फंक्शन हम कैसे निकालेंगे? ये हो गया d2/dx² माइनस k2 साई 2, वेर k2 का स्क्वायर होगा 2m v नॉट माइनस e डिवाइड बाय h क्रॉस। अब यहाँ पे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो वहाँ पे जो सेकेंड वेव फंक्शन है वो हमने थोड़ा डिफरेंट लिखा था। तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था? d2/dx² प्लस k2 इंटू साई 2 लिखा था। और यहाँ पे जो k2 क्या आया था वहाँ पे? अब यहाँ पे स्क्वायर लिखना मैं भूल गया। तो वहाँ पे k2 क्या आया था? वहाँ पे था k2m e माइनस वी नॉट था। क्या था? e माइनस वी नॉट। अब e माइनस वी नॉट क्यों था? क्योंकि उस केस में जो पार्टिकल की एनर्जी वो क्या थी? ई से पोटेंशियल स्टेप से ज़्यादा थी। मगर इस केस में क्या है? पोटेंशियल स्टेप की एनर्जी पार्टिकल से ज़्यादा है।
उसकी वजह से यहाँ पे वी नॉट माइनस ई आएगा, ना कि ई माइनस वी नॉट। तो ये बस ध्यान रखना, इस केस में आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो साई1 फंक्शन है, साई2 फंक्शन है, ये आ गया हमारे दो डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या हो गया, एक जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन भी मैंने लास्ट वीडियो में लेके रखा है, तो उसे हम लिख सकते हैं साई1x इक्वल टू ए टू द पावर आयोटा k1x प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा k1 फॉर पार्टिकल व्हेन इज लेस देन x इक्वल टू 0 फॉर सेक्शन A, और सेक्शन B के लिए साई2x यहाँ पे होगा इक्वल टू, अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है, c इंटू माइनस k2 डैश x प्लस d इंटू e टू द पावर k2 डैश x when x is greater than or equal to 0, और ये हो गया सेक्शन B के लिए। जो पहली वाली केस थी, कौन सी केस में, जब पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से ज़्यादा थी, तब हमने वे इक्वेशन क्या लिखा था, तब हमने लिखा था c इंटू माइनस आयोटा k2x प्लस d इंटू, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस k2x, ठीक है, ये हो गया x इक्वल टू 0। ये हमने लिखा था फॉर केस 1 के लिए, जब पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से ज़्यादा है, और ये कब है, जब पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से कम है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इमेजिनरी फंक्शन है वो नहीं है, बट यहाँ पे इमेजिनरी फंक्शन है, और वो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जब ये पार्टिकल इस पोटेंशियल स्टेप के साथ इंटरैक्ट करता है, तो उस पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और इस जो ग्राफ है इसे हम बस रियल फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्यों आया, इट्स अ पार्ट ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों वेव फंक्शन आने के बाद हम निकालेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ओके। ये हमने लास्ट वीडियो में भी निकाले थे, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ओके। और इसके जो फॉर्मूले हैं वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बोल चुका था, तो हो जाएगा R इक्वल टू करंट डेंसिटी रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट करंट डेंसिटी, हो गया I, और ट्रांसमिशन का फॉर्मूला था मॉड्यूलस करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय JI। तो सबसे पहले हम JT निकालेंगे, और उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, आयोटा h क्रॉस अपॉन 2m ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें कोई वेव फंक्शन का पार्ट यूज़ करना है। अब जो ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, ये है और ये है, और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये वाली टर्म क्या हो जाती है, 0। तो हमारे पास जो साई2 वाला फंक्शन कौन सा है, वो है c इंटू ई टू द पावर माइनस k2 डैश k। और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट होता है, वो कॉन्जुगेट कब आता है, जब यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट हो, बट यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सेम टू सेम फंक्शन यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो साई1, तो जो साई2 फंक्शन है वो क्या है, ये होगा साई2 फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस ये अगेन साई2 फंक्शन, उसका कॉन्जुगेट इनटू, यहाँ पे कॉन्जुगेट रह गया साई2x डिवाइडेड बाय dx, और यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेम, तो ये पूरी की पूरी एंटायर टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो JT हो जाएगा 0। इसका मतलब जो ट्रांसफरेंट कोएफिशिएंट क्या है वो भी हो जाएगा 0। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था जो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, उन दोनों की सम क्या होती है 1। तो ट्रांसमिशन हो गया 0, तो R क्या आएगा हमारे पास 1। अभी R आएगा कि नहीं वो हम देख लेते हैं। तो R में यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो R क्या था, B मॉड्यूलस स्क्वायर डिवाइडेड बाय A मॉड्यूलस स्क्वायर। अब हमारे पास A और B ये दोनों हमें निकालने हैं, तो हमने कैसे निकाले थे पिछली बार, ये जो वेव फंक्शन है
उसके हमने बाउंड्री कंडीशन यूज़ की थी। तो ये हो गया हमारी पहली कंडीशन, और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हो गई हमारी डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू सेकेंड वेव फंक्शन का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो बाउंड्री कंडीशंस है आप यहाँ पे इस पहली इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई कीजिए। तो वो अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू सी एंड आयोटा k1 a माइनस बी इक्वल टू माइनस k2 डैश सी। अब इसमें आपको a, b और c निकालना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद आपको b मिल जाएगा k1 माइनस आयोटा k2 डैश डिवाइडेड बाय k1 प्लस आयोटा k2 डैश इंटू a, और आपको c मिलेगा 2k1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस आयोटा k2 डैश इंटू a। ओके, तो ये b की वैल्यू मिल गई। तो ये जो b की वैल्यू है हम वो इस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में डाल देंगे। तो डालने के बाद हमें मिलेगा r इक्वल टू मॉडुलस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इक्वल टू k1 स्क्वायर प्लस k2 डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 स्क्वायर प्लस k2 डैश स्क्वायर। और ये दोनों टर्म क्या होंगे, कैंसल। तो हमारे पास बचा 1। तो जैसे मैंने पहले कहा था यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए 1, और हमारे पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ गया 1। तो क्या ये पूरा का पूरा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने ये केस 2 कंसिडर किया था, और इस केस में क्या था, उस पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल स्टेप से ज़्यादा थी। बट इस वीडियो में हम ऐसी कंडीशन यूज़ करेंगे जिसमें उस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल स्टेप से कम होगी। तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम निकाल दी, और ये पार्टिकल जो वेव फंक्शन की तरफ बिहेव करेगा, तो ये पार्टिकल यहाँ पे इस पोटेंशियल स्टेप के साथ इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन करने के बाद इस पार्टिकल की जो एनर्जी वो डिक्रीज होके स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होगा, जब ये पार्टिकल सेक्शन ए से सेक्शन बी की तरफ जाएगा तो इस पार्टिकल की क्या होगी, एक मोमेंटम होगी। तो मोमेंटम हो जाएगी हमारी √2mE। बट जब ये पार्टिकल इस पोटेंशियल स्टेप के साथ इंसिडेंट करेगा, इंसिडेंट करने के बाद इस पूरे के पूरे पार्टिकल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होने की वजह से इसके पास डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हम क्या करेंगे, तो जो सेक्शन ए में हमारे पास वेव फंक्शन psi1 है और सेक्शन 2 में psi2 वेव फंक्शन है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से हमने ये d2/dx² प्लस k1 स्क्वायर इंटू psi1 इक्वल टू 0 निकाल लिया, और k1 हमारे पास आ गया ये, और d2 डिवाइडेड बाई dx² माइनस k2 डैश स्क्वायर psi2 इक्वल टू 0, वेयर k2 डैश स्क्वायर इक्वल टू 2m v0 माइनस e डिवाइडेड बाई h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ पे v0 माइनस ये है क्योंकि जो पार्टिकल की एनर्जी वो क्या है, v0 से कम है। और ये हो गया हमारा इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये d हो जाएगा 0। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाला। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंसिडेंट करंट डेंसिटी, और ये हो गया ट्रांसमिटेड वेव का फॉर्मूला। ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया। बट यहाँ पे जो वेव फंक्शन है उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो जो कॉन्जुगेट और जो ओरिजिनल वेव फंक्शन है वो इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने की वजह से ये जो पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0। और पिछले वाले वीडियो में आपको ये रिलेशन दिया था, उसमें जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है और जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है उनकी सम 1 आती है। तो t 0 होने की वजह से रिफ्लेक्शन आ गया हमारा 1। तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में हम a और b की वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे हमने बाउंड्री कंडीशन यूज़ की। बाउंड्री कंडीशन के बाद हमारे पास आया a प्लस बी इक्वल टू सी एंड आयोटा k1 a माइनस बी इक्वल टू माइनस k2 डैश सी। यहाँ से b और c की वैल्यू आने के बाद हमारे पास आ गया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू 1। ओके,
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि जब कुछ जो क्वांटम पार्टिकल है वो क्या करता है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो ट्रैवल करने के बाद ये पार्टिकल इस पोटेंशियल स्टेप पे इंसिडेंट करता है। तो इंसिडेंट करने के बाद इस पार्टिकल का होता है रिफ्लेक्शन। और मैंने ये भी बोला था कि देयर इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी कि ये पार्टिकल क्या करता है, ट्रांसमिशन। मगर जब हमने इसमें ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट सॉल्व किया तो ये 0 आ गया। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि इस केस में उस पार्टिकल का ट्रांसमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे इक्वेशन नंबर 2 में जो सेकेंड वेव इक्वेशन है, तो उसमें ये क्या है, c इंटू ई टू द पावर माइनस के टू डैश एक्स। सो ये वाली जो टर्म है, जो वेव है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है उस पार्टिकल के ट्रांसमिशन के लिए। तो ये वेव फंक्शन में एक बार यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो गया साई टू एक्स इक्वल टू सी इंटू माइनस के टू डैश एक्स। ओके, अब यहाँ पे हम इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेसिकली कोई क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन हमें बताता है। मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, हमारे पास बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के अंदर यहाँ पे कोई पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल कहाँ पे है वो हमें पता होता नहीं। ये पार्टिकल यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें क्या बताता है? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें बेसिकली एक अंदाज़ा देता है, ठीक है। ये थोड़ी सी डायग्राम में अच्छे से निकालता हूँ। ये हो गया हमारा एक बॉक्स। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें ये बताता है कि एक एरिया देता है हमें, क्या देता है, एक एरिया। और ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। तो ये जो पार्टिकल हो गया ना, वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। और इस यहाँ पे जो उस पार्टिकल की क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे उस पार्टिकल की क्या है, लो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वैसे ही हम इस वेव फंक्शन का क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो उसका फॉर्मूला होता है, ये जो वेव फंक्शन है उसका हम सिंपल स्क्वायरिंग करेंगे, तो वो हो जाएगा सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के टू डैश एक्स। ओके, और सी की वैल्यू तो मैंने अभी अभी निकाल दी थी। वो क्या थी, 2k1 अपॉन k1 प्लस आयोटा k2 डैश इंटू ए। तो ये सी हम इसमें डाल देंगे। देन वी गेट 4k1 स्क्वायर इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 स्क्वायर प्लस k2 डैश का स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस 2k2 डैश। ओके, तो ये आ गया हमारा उसका यहाँ पे x पोटेंशियल डेंसिटी। तो इसी की वजह से हम क्या कह सकते हैं, उस पार्टिकल का क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। अब आई होप आपको ये सब पोटेंशियल स्टेप है वो समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको क्वांटम टनलिंग बता दूंगा। पोटेंशियल स्टेप और क्वांटम टनलिंग बहुत ही सिमिलर होते हैं। तो अगर आपको क्वांटम टनलिंग ठीक से सीखनी है तो पहले आप पोटेंशियल स्टेप अच्छे से सीख लीजिएगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल देना। अगर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।